लंदन की ठंडी हवाएं उस रात कुछ ज्यादा ही चुभ रही थीं। शहर की सड़कों पर क्रिसमस की लाइटें जगमगा रही थीं, पर ऋषि के दिल का अंधेरा किसी रोशनी से नहीं कट रहा था। होटल की खिड़की के पास खड़ा वह बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था, जैसे कोई संदेश उसे भीतर से खींच रहा हो। अदिति कमरे में थी, कुछ बातें कर रही थी, कुछ मुस्कुरा भी रही थी, पर ऋषि के चेहरे पर बस एक ही नाम लिखा था, झनक। लंदन का सबसे खूबसूरत शहर उसके लिए एक सुनसान वीरान घाटी जैसा बन गया था, जहां उसकी आत्मा झनक की आवाज सुनने को तरस रही थी। वह खुद से कहता, अरे ऋषि, अब यह सब भूल जा, अदिति तेरी पत्नी है। जिंदगी आगे बढ़ा, मगर दिल का क्या करे। वह तो हर धड़कन में झनक का नाम गूंजा रहा था। उसके बंद आंखों के पीछे वही चेहरा, वही मुस्कान, वही पुरानी बातें बार बार उभर आती, जैसे किसी अधूरे गीत की अधूरी पंक्तियां। वह जानता था कि अदिति उसकी पत्नी है, एक अच्छी इंसान है, और वह उससे बेइंतहा प्यार करती है। उसने सब कुछ त्याग दिया उसके साथ रहने के लिए। लेकिन कुछ रिश्ते होते हैं जो दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं, चाहे दुनिया कितना भी मना ले कि उन्हें भुला देना चाहिए। ऋषि का मन तो जैसे अब भी उसी सिंबुलपुनी गांव में अटका था, जहां झनक के साथ उसने अपनी जिंदगी के सबसे मासूम, सबसे सच्चे पल बिताए थे। यह एक अधूरी मोहब्बत थी जो उसके सीने में अब तक जल रही थी, एक ऐसी आग जिसकी राख से भी प्यार की खुशबू आती थी। उसका दिल हर पल कहता, बस एक बार उसे देख लूं, एक बार उसकी आवाज सुन लूं, बस यह जान लूं कि वो खुश है। और इसी चाह ने उसे वह गलती करने पर मजबूर कर दिया जो उसकी और अदिति की जिंदगी में तूफान ले आने वाली थी। उसने तय किया कि वह झनक के सम्मान समारोह में जाएगा, हर हाल में जाएगा। चाहे अदिति को कितना भी बुरा लगे, चाहे उसे खुद को कितना भी कोसना पड़े, लेकिन वह झनक की उस जीत के दिन उससे दूर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ अदिति थी, जो अपने पूरे मन से अपनी शादी को संवारने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया था कि ऋषि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी उदासी थी, उसकी बातें अब खोखली लगती थीं। वह उसके साथ था, लेकिन जैसे उसका दिल कहीं और भटक रहा था। अदिति हर रोज खुद को समझाती, शायद यह नई जगह का असर है, नया रिश्ता है, सब ठीक हो जाएगा। वह अपने भीतर उठते सवालों को प्यार की चादर में ढकने की कोशिश करती रही। उस दिन वह अपनी बहन नीलू के साथ शॉपिंग पर निकली। हंसी मजाक कुछ हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। तभी नीलू ने मजाक में कहा, चल ना, एक बार ऋषि के इवेंट लोकेशन पर चलते हैं। देखते हैं कितना बड़ा आयोजन है, जिसके लिए वो तुझे वक्त नहीं दे पा रहा। अदिति पहले तो हंसी, लेकिन उसके दिल में कुछ चुभ गया। उसने खुद से कहा, नहीं, ऋषि पर शक करना गलत है, लेकिन अगले ही पल उसके भीतर की आवाज बोली, एक बार देखने में क्या हर्ज है। दोनों बहनें कार में बैठीं और ऋषि द्वारा भेजे गए एड्रेस पर पहुंची। रास्ते भर अदिति का दिल अजीब ढंग से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि वहां पहुंचकर उसका शक मिट जाएगा, कि शायद वह अपने पति पर शक करने के लिए खुद को कोसेगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। जब कार उस एड्रेस पर रुकी तो सामने का मंजर देख दोनों सन्न रह गईं। वह जगह तो वीरान थी, कहीं कोई भीड़ नहीं, कोई बैनर नहीं, न संगीत न लाइटें, बस धूल से ढकी कुर्सियां और बंद दरवाजे, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अदिति वहीं खड़ी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके भीतर कुछ टूट गया। नीलू ने कांपती आवाज में पूछा, अदिति, तुझे यकीन है यही एड्रेस है? अदिति के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। होंठ कांपे, हाँ दीदी, यही एड्रेस उसने भेजा था। नीलू ने दिलासा दिया, शायद इवेंट कैंसिल हो गया हो या लोकेशन बदल दी गई हो, लेकिन अदिति अब सच्चाई समझ चुकी थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस गुस्से की आग थी। उसने धीरे से कहा, नहीं दीदी, उसने मुझसे झूठ बोला है। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, इवेंट को 7 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वह एक पल था जिसने अदिति की दुनिया तहस-नहस कर दी। उसका भरोसा, उसका प्यार, उसकी शादी, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। उसे अब यकीन हो गया था कि ऋषि कहीं और है।
और वो कहीं और सिर्फ एक जगह हो सकती थी, झनक के पास सिंबुलपुनी गांव में। नीलू ने उसे रोकने की कोशिश की। अदिति प्लीज पहले उससे बात तो कर ले, लेकिन अदिति के चेहरे पर अब ठंडापन था। उसकी आंखों में जो दर्द था वह अब पत्थर बन चुका था। उसने कहा, बात करने के लिए बचा ही क्या है दीदी। अगर वो झनक के पास गया है तो यह हमारे रिश्ते का अंत है। सोचिए दोस्तों, उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसकी हथेलियों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था और जिसका पति उसी समय किसी और के लिए तड़प रहा था। अदिति के कदम अब भारी हो चुके थे, लेकिन उसका इरादा स्पष्ट था। अब वो झनक को सबक सिखाएगी। उसका दर्द अब जुनून बन गया था। उसकी आंखों में जो आंसू थे वे अब ठंडी आग में बदल चुके थे। वह जान चुकी थी कि प्यार जब एक तरफा रह जाए तो वह मोहब्बत नहीं, गुनाह बन जाती है। उधर ऋषि लंदन की गलियों में झनक के ख्यालों में खोया था और इधर अदिति के दिल में बदले का तूफान उठ चुका था। आने वाले दिनों में यही तूफान सब कुछ हिलाकर रख देगा। एक का दिल टूटेगा, दूसरे का भरोसा और तीसरे की पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। यही थी उस रात की शुरुआत जब प्यार पाप बन गया और सच झूठ की चादर में छिप गया। झनक की कहानी अब उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर चुकी थी जहां से आगे सिर्फ दर्द, ट्विस्ट और हाई वोल्टेज ड्रामा बाकी था। अदिति के मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। आखिर ऐसा क्या है उस झनक में कि ऋषि मेरे प्यार को, हमारी शादी को, हमारे सारे रिश्तों को भूल गया। कौन सा जादू है उसके पास कि मेरे सामने रहकर भी वह उसी की यादों में खोया रहता है। उधर ऋषि अपनी ही दुनिया में उन बेचैन धड़कनों के साथ अपनी मोहब्बत की मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वह झनक से मिलेगा। फोन पर अदिति के कॉल्स लगातार आ रहे थे, पर उसने एक एक करके सब काट दिए। उसे लगा कि अब और झूठे बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं। दिल के किसी कोने में अपराध बोध जरूर था, मगर झनक को एक बार देखने की चाहत उस हर भावना से बड़ी थी। उसे याद आया कि घर से निकलते वक्त अदिति ने कितनी मासूमियत से कहा था, ऋषि रुक जाओ ना, खाना खा लो। और उसने मुस्कुराकर झूठ कहा था, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। अदिति ने उस छोटे से पल में खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझ लिया था, लेकिन ऋषि की आंखें उस वक्त भी अदिति पर नहीं बल्कि कहीं और टिकी थीं। उसने मन ही मन कहा था, माफ करना अदिति, मैं मजबूर हूं। मैं झनक को भूल ही नहीं सकता। कार में बैठते हुए उसने झनक का मैसेज दोबारा पढ़ा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, अगर तुम आ सको तो। ये कुछ शब्द उसके लिए जैसे किसी आदेश की तरह थे। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं आ रहा हूं झनक, मैं आ रहा हूं, उसने खुद से कहा। उस वक्त दो दुनिया एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थी अदिति जिसका भरोसा टूटने की कगार पर था, और दूसरी तरफ ऋषि जो अपनी दीवानगी में सब कुछ भूल चुका था। जैसे ही वह सिंबुलपुनी गांव की सीमा में पहुंचा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वही गलियां, वही पहाड़ियां, वही ठंडी हवा जिसमें झनक की खुशबू आज भी घुली थी। ऋषि की आंखों में यादें उमड़ पड़ी। मैं आ गया झनक, तुम्हारे पास, उसने बुदबुदाया और सीधा समारोह की ओर बढ़ गया। वहां पूरा गांव जश्न में डूबा था। ढोलनगाड़े बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन इन शोरगुल के बीच झनक का दिल किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी सांसें तेज हो रही हैं। और फिर अचानक उसकी नजर ऋषि पर पड़ी। वो पल, वो ठहराव, वो सन्नाटा, जैसे पूरी दुनिया एकदम से थम गई हो। झनक के होठों पर एक पल को मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में डर, उलझन और हजार सवाल तैर रहे थे। उसने खुद को संभाला और चेहरे पर सख्ती ओढ़कर बोली, शहरी बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे और मेरे गांव से दूर रहिएगा। ऋषि ने उसकी आंखों में देखा, वही आंखें जिनमें कभी प्यार झलकता था, आज सख्ती थी। उसने धीमे से कहा, झनक, मैं बस तुम्हें बधाई देने आया हूँ, तुम्हारी खुशी में शामिल होने। झनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी खुशी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। अदिति दीदी आपकी पत्नी हैं। आप यहाँ आकर अपने रिश्ते का मजाक बना रहे हैं। ऋषि की आंखों में दर्द था। उसने एक आखिरी उम्मीद से पूछा, झनक,
क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? जनक का जवाब सीधा और कठोर था, नहीं, दोस्ती भी नहीं। मैं आपकी वजह से अदिति दीदी की जिंदगी में और जहर नहीं घोल सकती। ऋषि के शब्द वहीं ठहर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहली बार खुलकर कहा, जनक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, पर नहीं कर सका। जनक सन्न रह गई। ये क्या कह रहे हैं आप शहरी बाबू? ये पाप है, ये गलत है, उसने कहा, लेकिन उसकी अपनी आंखें भी नम हो गईं। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए। किसी ने कहा, अरे वाह, जनक बिटिया का पति भी आ गया, अब तो दोनों को साथ रहना चाहिए। जनक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर चिल्लाया, नहीं, ये मेरे पति नहीं हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भीड़ सन्न रह गई। पर शादी तो सबके सामने हुई थी, एक बुजुर्ग ने पूछा। जनक ने जवाब दिया, वो शादी एक मजबूरी थी, एक धोखा। मैं उस रिश्ते को नहीं मानती। और जब उससे पूछा गया कि क्या वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है, तो जनक ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं आज और इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। ऋषि के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने आखिरी बार कहा, जनक, तुम कहती हो मुझसे प्यार नहीं करती। जनक के आंसू रुक नहीं पाए। उसने धीमे से कहा, करती हूँ, खुद से भी ज्यादा, लेकिन यह प्यार अब हमारी किस्मत में नहीं है। उस एक पल में दो दिलों का संसार बिखर गया। कुछ महीनों बाद शहर में एक नई कहानी शुरू हुई। जनक अब डॉक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर आ चुकी थी। लेकिन किस्मत फिर उसका इम्तिहान ले रही थी। एडमिशन के लिए उसे 27,000 रुपए की जरूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। और उसी वक्त जैसे भगवान ने कोई संदेश भेजा हो, ऋषि उसके सामने आ गया। उसने कहा, पैसे लो या मत लो, लेकिन याद रखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जनक ने साफ मना कर दिया, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा, ये दया नहीं, हक है मेरा। घर लौटकर जब अदिति को पता चला कि ऋषि ने जनक की मदद करने की कोशिश की, तो उसके अंदर की ईर्ष्या एक तूफान बन गई। उसने तय कर लिया कि अब वह जनक को खुद अपने नियंत्रण में रखेगी। अगले ही दिन उसने सबके सामने घोषणा की, अब जनक की मदद ऋषि नहीं, बल्कि मैं करूंगी। मैं उसकी गार्डियन बनूंगी, उसकी फीस दूंगी, उसके रहने का इंतजाम करूंगी। सबको लगा कि अदिति बहुत महान है, लेकिन यह मदद नहीं, एक साजिश थी, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर जनक हर पल तिल तिल कर जिएगी। अदिति चाहती थी कि वह जनक को तोड़ दे, उसे इतना कमजोर बना दे कि वह हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाए। अब देखना यह है कि क्या जनक अदिति की इस मीठी चाल को पहचान पाएगी। क्या वह उसकी मदद स्वीकार करेगी या उसके इरादों को भांप जाएगी? क्या अदिति उसे पढ़ाई से रोक देगी या किसी ऐसे षड्यंत्र में फंसा देगी जिससे ऋषि की नजरों में जनक की छवि गिर जाए? और ऋषि, क्या वह इतना अंधा हो जाएगा कि उसे अदिति की सच्चाई नजर नहीं आएगी? कहानी अब अपने सबसे उथल पुथल भरे दौर में पहुंच चुकी है। जनक का संघर्ष, अदिति की चालें और ऋषि का बिखरा दिल, तीनों की तकदीरें अब एक नए मोड़ पर हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, मोहब्बत अब गुनाह बन चुकी है, और यह गुनाह ही इन तीनों की जिंदगी की सबसे बड़ी सजा साबित होगा।